नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत के मशहूर पटकथा लेखक एवं निर्देशक बासु चटर्जी जी के बारे में। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के बाद भारत में नेहरूवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस लोकतंत्र का आर्थिक आधार राज्य पूंजी, वैयक्तिक पूंजी और विदेशी पूंजी के त्रिकोणात्मक स्तंभों पर खड़ा था, जिसने एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया। यही मध्यम वर्ग हिंदी सिनेमा का मुख्य दर्शक उपभोक्ता बना। 60-70 का दशक आते आते भारतीय लोकतंत्र के जनमानस में नेहरूवादी मॉडल से युवा वर्ग में असंतोष पैदा होने लगा, जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से मुखरित हुई। 80 के दशक तक जेपी आंदोलन और आपातकाल ने युवा वर्ग को विचलित और आक्रोशित किया था, जिसकी अनुगूंज सिनेमा में भी अपने तरीके से सुनाई दी, जिससे अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार स्टार सिस्टम की प्रक्रिया के माध्यम से एंग्री यंग मैन के रूप में पर्दे पर रूपाकार हुए। यह समय प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी और यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों की फिल्मों की सफल व्यावसायिकता का था। इसी हिंसा, सस्पेंस और चकाचौंध से भरी फिल्मों की दुनिया में बासु चटर्जी एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आए, जो आम दर्शकों के लिए हास्य, शांति, सुकून और रोमानियत की मधुरता के रुई का नरम फाहा साबित हुए। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। एंग्री यंग मैन के पारंपरिक ट्रैक को भंग करते हुए अमोल पालेकर जैसे आम रंग रूप वाले अभिनेताओं को खड़ा किया। भारतीय सिनेमा के स्तंभ बासु चटर्जी का जाना न सिर्फ रोमानियत सिनेमा, हास्य और संगीत सिनेमा, बल्कि सारा आकाश और रजनीगंधा जैसे उपन्यास को गंभीर फिल्म में प्रस्तुत करने वाले फिल्मकार का जाना है। बासुदा महान भारतीय फिल्म निर्देशकों और पटकथा लेखकों में से एक थे। 1965 और 1980 के दशक के दौरान वे फिल्म कला से जुड़े। 1970 के दशक में जिस तरह भारतीय सिनेमा अपने पुराने ढर्रे से निकलकर आगे बढ़ रहा था, उसमें बासु चटर्जी द्वारा बनाई गई फिल्मों का अहम योगदान है। इस दशक में सिनेमा की अंतर्वस्तुओं को नई राह देने में ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूरदर्शन के शुरुआती दिनों में उन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक बनाए, जिनमें ब्योमकेश बख्शी और रजनी शामिल है। उनकी तरह उनकी फिल्में भी शहरी आबो हवा में अक्सर मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानियों से जुड़ी होती है, जिसमें वैवाहिक और प्रेम संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उनमें एक रुका हुआ फैसला और कमला की मौत जैसी अपवाद फिल्में भी शामिल हैं, जो काफ़ी गंभीर हैं। आगे चलकर उनका काम सामाजिक और नैतिक मुद्दों के साथ एकबद्ध हो गया, जिसके लिए उन्हें उस पार, छोटी सी बात, चित्तचोर, रजनीगंधा, पिया का घर, कुछ खट्टा कुछ मीठा, चक्रव्यूह और बातों बातों में के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। प्रियतमा, मनपसंद, हमारी बहू अलका, शौकीन और चमेली की शादी उनकी अंतिम फिल्म और व्यावसायिक फिल्मों के रूप में भी सफल फिल्में रही हैं। उन्होंने बांग्लादेशी फिल्म एक कप चाय के लिए पटकथा भी लिखी। हमारे सपनों में आज भी रजनीगंधा की खुशबू महकाने वाले बासुदा ही थे। इस फिल्म में उन्होंने 2 नए चेहरों को मौका दिया, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा। इस फिल्म को आसानी से खरीदार नहीं मिल रहे थे, पर जब मिले तो बात बन गई
और बासुदा ने मध्यम वर्गीय जीवन को महकाना शुरू कर दिया। इस फिल्म में प्रेम का अलग जायका मिलता है जो मध्यम वर्ग की सामान्य दुनिया से परिचय कराता है। रजनीगंधा की कहानी मनु भंडारी द्वारा लिखी गई यही सच है पर आधारित है। बासु चटर्जी ने उसे पटकथा का रूप भी विशेष तरीके से दिया है, जिससे गीत के बगैर भी पूरी फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है और कहीं भी बोर नहीं होने देती। इसकी कहानी में कई ट्विस्ट हैं जो बिल्कुल ही सटीक जान पड़ते हैं। बासु चटर्जी का निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब उन्होंने रजनीगंधा का फूल का प्रयोग बहुआयामी ढंग से जब वे करते हैं। इस संदर्भ में एक दृश्य का जिक्र मैं विशेष रूप से करना चाहूँगी। जब दीपा बम्बई से लौटकर दिल्ली आती है तब वह संजय नहीं नवीन के बारे में सोच रही है और अपने बिस्तर पर पत्र लिखती है। नवीन को ही लिखती है। गुलदान में रजनीगंधा के फूल पर उसकी नज़र पड़ती है, जिसे देखकर वह पत्र फाड़ देती है। यहाँ एक क्षण को लगता है कि संजय से ही शायद उसे प्रेम है, पर अगले ही पल वह अपना सिर घुमाकर पैर फूलों की तरफ करके आराम से चिट्ठी पूरा करती है। बासु चटर्जी ने बड़े ही नायाब तरीके से रजनीगंधा फूल का प्रतीकात्मक प्रयोग करके दीपा के मानसिक द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। यहीं पर बासु चटर्जी की नई कला जैसे आविष्कार करते हुए दिखते हैं। उनकी फिल्मों की यह खूबसूरती ही है कि वे जीवन को कलात्मक रूप से जीना सिखाती है। चटर्जी की रजनीगंधा फिल्म 1975 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी पाती है, जबकि इसके समानांतर कई महत्वपूर्ण फिल्में थी जैसे गर्म हवा, अंकुर और भी बड़ी फिल्में थीं, लेकिन फिर भी रजनीगंधा ने अपनी सादगी और सूक्ष्म कला के दम पर पुरस्कार जीतने में सफल रही। रजनीगंधा बासु चटर्जी की कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे जब राज कपूर और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म तीसरी कसम में बासु भट्टाचार्य की उन्होंने सहायता की, जिसके बाद इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। आखिरकार उन्होंने सारा आकाश के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। सारा आकाश बासुदा द्वारा निर्देशित फिल्मों में बहुत ही गंभीर फिल्म है, जो कथाकार राजेंद्र यादव के उपन्यास पर आधारित है। सारा आकाश आज़ाद भारत की युवा पीढ़ी की त्रासदी और भविष्य का नक्शा है। इस उपन्यास पर आधारित यह फिल्म बताती है कि यह आश्वासन तो है कि संपूर्ण दुनिया और सारा आकाश तुम्हारे सामने खुला है, सिर्फ तुम्हारे भीतर इसे जीतने और नापने का संकल्प हो। हाथ पैरों में शक्ति हो, मगर असलियत यह है कि हर पाँव में बेड़ियां हैं और दरवाज़ा बंद है। युवा जो बेचैन है, उन्हें दिखाई नहीं देता कि वह किधर जाए और क्या करे। इसी में टूटता उसका तन, मन और भविष्य का सपना। फिर क्या करे? पलायन, आत्महत्या या आत्मसमर्पण? सारा आकाश हिंदी साहित्य को पर्दे पर लाने वाली पहली फिल्म है और बासु चटर्जी सार्थक कला फिल्मों के प्रारंभकर्ता भी थे। इस फिल्म को बासुदा ने बहुत ही कलात्मक रूप से फिल्मांकन किया और प्रस्तुत किया, और इसमें सिनेमेटोग्राफर के महाजन की यह पहली फिल्म थी जिन्होंने फिल्म में अपने ब्लैक एंड वाइट कैमरा काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। उदाहरण के लिए कई ऐसे दृश्य हैं जो वास्तविक रूप में घटित नहीं होते हैं। उन्हें नायक सोचता है, जिसे दृश्य के रूप में दिखाया जाता है।
दर्शक कभी कभी भ्रमित हो जाता है कि यह क्या हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है और सच्चाई कुछ और ही होती है। इसके साथ साथ इस फिल्म में अभिनय बहुत ही जीवन के समीप और वास्तविक है, जिससे दर्शक का गहरा जुड़ाव हो जाता है तथा फिल्म में सभी कलाकारों ने बिल्कुल नए चेहरे हैं। इसमें ए.के. हेंगल जी ने पिता की भूमिका निभाई है, जो इस फिल्म को मजबूत बनाती है। इस फिल्म में लोकगीतों की ध्वनि बीच बीच में सुनाई देती है, जो इसमें जान डाल देती है। कुल मिलाकर सारा आकाश बहुत ही मार्मिक फिल्म है तथा इस फिल्म की समस्या आज भी हर युवा की समस्या है। न सिर्फ युवा की, इस फिल्म में प्रभा जो नायिका है, उसके नारी जीवन के संघर्ष को भी बासुदा बखूबी प्रस्तुत करते हैं। उसके सपने कैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, जो तन्मयता के साथ कार्य करती है। फिर भी उस पर लगाए लांछन से वह पूरी तरह टूट जाती है और पूरी फिल्म दोनों एक दूसरे से एक दिखावे की दूरी रखते हैं, लेकिन प्रेम और इंतज़ार दोनों के हृदय में है, जो अंत में फूटकर बाहर आ जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो पूरी रात खुले आकाश के नीचे बिता देते हैं। इसके बाद अगली सुबह के उगते सूरज के दृश्य से यह फिल्म समाप्त होती है। यह उगता सूरज ही नई आशा, नए जीवन का प्रतीक है, जिसे बासु चटर्जी भारत के समस्त युवा पीढ़ी के लिए नए मार्ग के द्वार खोलते हैं। सारा आकाश फिल्म हर युवा को समर्पित फिल्म है, जो अपनी प्रासंगिकता को लिए हुए है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बासुदा की रजनीगंधा अपनी कोमलता और सहजता के लिए सुप्रसिद्ध हुई, तो दूसरी तरफ सारा आकाश एक गंभीर जीवन के मूल्यों को दिखाती है। अपितु दोनों ही फिल्में उपन्यास पर बनी हैं और अपनी समकालीनता के साथ उपस्थित हैं। हर सिने प्रेमी को ये फिल्में आकर्षित करती रहेंगी और सिनेमा की दुनिया में एक क्लासिक फिल्मों की सूची में रखी गई हैं, जो मध्यम वर्गीय भारतीय मन का दर्पण है। समग्रता में कहा जाए तो बासुदा की फिल्मों में सामाजिक त्रासदी और अहिंसक ट्रीटमेंट और व्यंग तथा रोमांस में सहज मासूमियत थी। हास्य में भारतीय संस्कारों की मर्यादा थी। बासु चटर्जी का जाना भारतीय सिनेमा की अपूरणीय क्षति तो है ही, साथ ही साहित्य को सिनेमा में ढालने वाले एक जीवट स्वप्नदर्शी का भी खोना है, जिनके यहाँ से सामाजिक बदलाव का सारा आकाश जीवन सा खुलता है। इस आकाश में शांति, प्रेम, रोमांस, सत्य और अहिंसा है। यही बासु चटर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।